नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। हम भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के एक टॉपिक प्रस्तावना पर बात करना चाह रहे हैं। इस पर बनने वाले परीक्षाओं में हर सवाल पर हम बिंदु चर्चा करेंगे। पहला वीडियो डेमो बनाया था हमने, जिसमें सभी लोगों ने मुझे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और बहुत सारा प्यार दिया। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बिना विलंब किए ही प्रस्तावना के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रस्तावना, जिसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल्स भी कहते हैं और इसको उद्देशिका भी कहते हैं। प्रस्तावना भारतीय संविधान में किस प्रकार सम्मिलित किया गया, तो इसमें एक तो इसका स्रोत क्या है, दूसरा इसका आधार क्या है। तो स्रोत की हम बात करते हैं तो इसमें एक विचार की बात आती है और एक भाषा की बात आती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है, और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना का आधार कैसे बना, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई थी, जिसमें पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर को 1946 वाली बैठक में 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके उद्देशिका बनी। अब प्रस्तावना के बारे में महत्वपूर्ण लोगों की टिप्पणियां की गई हैं, जिसके बारे में देखेंगे। एक टिप्पणी हमारे के.एम. मुंशी साहब, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी थे, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की जन्म पत्रिका है। के.एम. मुंशी साहब ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली या जन्म कुंजिका है। एक हमारे विद्वान और हुए हैं, जिनका नाम ठाकुरदास भार्गव है। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। एक सवाल इसमें यह है कि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। संविधान की आत्मा, डॉक्टर साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसे संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, और डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उन्हें संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक विद्वान हुए हैं N.A. पालकीवाल। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो हमें देखना है कि के.एम. मुंशी ने क्या कहा। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान के जन्म कुंडली कहा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है। और ये भी ध्यान रखना साथ साथ में कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को
जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार उसे संविधान की आत्मा कहा है। और एन के पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अब इसके बारे में 2-3 वाद हैं प्रस्तावना से संबंधित, उसके बारे में हम देखते हैं। एक है बेरुबारी वाद। बेरुबारी वाद 1960 में हुआ था। इसमें आर्टिकल्स 143 के अंतर्गत 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी। 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। इस बेरुबारी वाद में जो 2 बातें निकल कर सामने आई है, एक तो प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना है, संविधान का भाग नहीं माना है, उसको संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी माना है। संविधान निर्माताओं के विचारों के जानने की कुंजी माना है। फिर उसके बाद में एक वाद हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बीच में 1973 में हुआ। इसमें 2-3 बातें निकलकर सामने आई। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। दूसरी बात इसमें और निकल के सामने आई कि संविधान के दूसरे अंगों की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। इसमें संविधान के दूसरे अंगों की तरह इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इसके आधार पर कोई हम निर्णय नहीं दे सकते। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। एक तो संविधान प्रस्तावना को संविधान का भाग माना, इसमें दूसरे अंगों की तरह इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। मूलभूत ढांचे को छोड़कर, ये भी ध्यान रखना है, मूलभूत ढांचे को छोड़कर इसमें संशोधन कर सकते हैं। और तीसरी बात, वाद योग्य नहीं, मतलब इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। केशवानंद भारती केरल राज्य के बाद में अब तक की सबसे बड़ी पीठ, जो कि 13 जजों की पीठ बैठी थी, जिसमें AK सीकरी मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद में एक और केस हुआ SR बॉम्बे वाद के नाम से जानते हैं। SR बॉम्बे जो 1994 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत संरचना मानी। इसमें प्रस्तावना को संविधान की आधारभूत संरचना मानी। तो ये तीनों केस हमको ध्यान रखने हैं। बेरुबारी वाद 1960, संविधान क्या बात हुई, संविधान का भाग नहीं है। और दूसरी, संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। इसमें 143 आर्टिकल्स 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने सलाह मांगी थी। दूसरा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 में हुआ था। प्रस्तावना को इसका संविधान का भाग माना था। मूलभूत ढांचे के अलावा इसमें संशोधन कर सकते हैं। तीसरा, ये वाद योग्य नहीं है और इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। और तीसरा केस था SR बॉम्बे वाद, जो कि 1994 में हुआ और इसको प्रस्तावना को आधारभूत संरचना माना। और प्रस्तावना को देखने से क्या क्या स्पष्ट होता है। पहली बात तो इसके अधिकार का, संविधान में अधिकार का स्रोत क्या है, संविधान में इसका स्रोत क्या है। दूसरी बात, इसके उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। उद्देश्य मतलब कौन से
कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, कितने प्रकार की समता का उल्लेख है और क्या क्या दे रखा है, किस प्रकार का हमारा सरकार है, उसकी प्रकृति कैसी है, इसके बारे में प्रस्तावना को देखने से स्पष्ट होते हैं, उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। तीसरी, इसकी लागू होने की तिथि के बारे में जानकारी होती है। लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला विधि दिवस 2015 में मनाया गया था। इस दिन संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसके कुछ एक अनुच्छेद 16 अनुच्छेद उस समय लागू हुए थे, जिसमें नागरिकता से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। संपूर्ण संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही हमारे संविधान निर्माताओं ने इस तिथि को क्यों चुना? क्योंकि 26 जनवरी को एक विशेष महत्व है, इसलिए कुछ एक अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए और जो कि संपूर्ण संविधान है वो 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग से लगा के अधिनियम में आत्मनिर्भर करते हैं। तो हम जब संविधान प्रस्तावना की पहली लाइन देखते हैं तो हमें ये बात पता चल जाती है कि भारत में सुप्रीम कौन है, मतलब भारत में सर्वोच्च कौन है। जब हम प्रस्तावना की पहली लाइन पढ़ेंगे, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता है, वो सबसे सुप्रीम है। फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब भारत है जो किसी देश के अधीन नहीं है। पहले आपको पता है ब्रिटेन का उपनिवेशक रहा है और ब्रिटेन का गुलाम रहा है। अब अपने बाहरी व आंतरिक मामले के बारे में निर्णय भारत खुद ले सकता है। नीति निर्माण करते समय, विदेश नीति बनाते समय, किसी देश की मित्रता करते समय, संधि करते समय, तो इसके बारे में भारत निर्णय लेने में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। 1949 में कॉमनवेल्थ की जो सदस्यता है, इसके विपरीत प्रभाव नहीं डालती है। फिर है पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों के मामलों में भारत है जो तटस्थ है। भारत का जो सरकार है वो तटस्थ है। फिर है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम सभी को पता है कि हमारी सरकार है जो लोकतंत्रात्मक है। इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट करती है, जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। अप्रत्यक्ष रूप में हम प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भाग लेते हैं, जैसे हम हमारे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। फिर है गणराज्य या गणतंत्र कह सकते हैं। गणतंत्र का मतलब है जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, न कि वंशानुगत। जैसे कि राजा का बेटा पहले राजा बन सकता था, लेकिन भारत गणतंत्र बनने के बाद में जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसका हर 5 वर्ष के बाद में चुनाव होता है। लेकिन ब्रिटेन में इसके विपरीत है। इसमें राजा का बेटा राजा आज भी बनते हैं वहाँ पे।
इसके बाद में हमारे नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो प्रश्न बन सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इसके सीक्वेंस पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के सीक्वेंस आपको याद रखने हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का उल्लेख कहाँ पे कर रखा है। तो हमें यदि प्रस्तावना पढ़ी हुई है तो पता चल जाएगा कि वे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख कर रखा है। हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। नेट में एक सवाल आया हुआ है, इसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करेंगे जब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। फिर 2 प्रकार की समानता दे रखी है, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता, अखंडता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में तो संविधान की लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 दे रखी है। फिर ये अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत, इसकी सीक्वेंस पूछ सकता है, तो इसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। अंगीकृत, अधिनियम और आत्माकृत करते हैं। अब एक बात और है कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, ये हमने कहाँ से लिया है। तो ये रूसी क्रांति से लिया गया है। रूस की जो क्रांति हुई थी 1917 में, तो ये रूसी क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। फिर एक शब्द आया है बंधुता, तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति से लिया गया है, फ्रांस की राज्य क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांस की क्रांति के वाक्य थे। अब हम देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की जो मूल संविधान था, उसमें कुल कितने शब्द थे। मूल संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द थे, तो उसमें 85 शब्द थे। और उसके बाद सभी को पता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें पंथ निरपेक्ष समाजवाद, पंथ निरपेक्ष समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए हैं। तो अब शब्दों की संख्या 85 हो गई है। तो अभी वर्तमान संविधान की प्रस्तावना के बारे में पूछे कि कुल कितने शब्द हैं, तो 85 शब्द हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो भारत शब्द का उल्लेख 2 बार किया गया है, 1 और 2। तो क्वेश्चन किस प्रकार का भी बन सकता है, इसलिए हमको हर पॉइंट को ध्यान में रखना है। हम कल इसके बारे में जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको लेके आएंगे, इसको विस्तार से चर्चा करें कि किस प्रकार प्रश्नों को अटेंड करना है। सभी को राम राम एक बार फिर और हमारे वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और आगे से आगे शेयर करते रहिए। और भी ज़्यादा हम इससे भी अच्छा मैटर लेके आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है ना।